सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं सरिता रावत। हमीरपुर के INIFD संस्थान में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के डिजाइनर एशले रिबेलो ने शिरकत की। इस अवसर पर एशले रिबेलो ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जल्द ही सलमान की नई फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग हिमाचल, पंजाब और कश्मीर में की जाएगी। साथ ही हिमाचल के मंडी और रिवालसर में भी फिल्म की शूटिंग करने के लिए लोकेशन तय की गई है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की डिजाइनर एशले रिबेलो हमीरपुर के INIFD संस्थान पहुंचे। इस दौरान एशले रिबेलो ने अपने फैशन के अनुभव को साझा किया। हमीरपुर के फैशन डिजाइनर संस्थान में डिजाइनर एशले रिबेलो द्वारा फैशन की बारीकियों पर जानकारी दी गई और बताया कि आज के समय में किस तरह से डिजाइन में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाए। एशले रिबेलो ने कहा कि फैशन की दुनिया में नाम कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और फैशन जगत में आज हर कोई नाम कमाना चाहता है। उन्होंने छात्राओं को कहा कि मन लगाकर फैशन को संवारने में काम करें ताकि सफलता मिल सके। मानता हूँ कि आप अपने अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए, आप अपना खुद का स्टाइल में ध्यान में रखते हुए कपड़े पहने। ऐसे नहीं कि फैशन में है ये तो आप बस ऐसे पहन के चले जाते हो कि आप देखते हैं कोई फिल्म स्टार पहने है या कोई सेलिब्रिटी पहना हुआ है तो आप सोचते या पॉलिटिशियन पहना है, आप ये नहीं सोचते कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है। मिरर में जाके देखो कि ये मुझसे सूट करता है तो ही आप पहनो, नहीं तो आप ब्लाइंड फोल्डेडली फैशन को कभी मत फॉलो करो। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। पत्रकारिता का कोर्स कर चुके प्रदेश भर के कई बेरोजगार युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिख रहे हैं और अब प्रदेश के स्कूलों में आगामी नए सत्र से पत्रकारिता विषय को शुरू करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश जर्नलिज्म प्रोफेशनल फोरम के तत्वावधान में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जल्द ही स्नातकोत्तर डिग्री धारकों द्वारा शिक्षा विभाग व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को प्रस्ताव तैयार करके सौंपा जाएगा। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश जर्नलिज्म प्रोफेशनल फोरम के तत्वावधान में राज्य स्तरीय बैठक के दौरान राज्य भर से आए हुए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और बैठक में पिछले कई सालों से बेरोजगार घूम रहे पत्रकारिता एवं जनसंचार डिप्लोमा धारकों ने प्रदेश सरकार पर रोष जताया है। बैठक में चर्चा की गई कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के अंदर जर्नलिज्म कॉलेज भी खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही प्रदेश भर के स्कूलों में पत्रकारिता विषय शुरू करने की मांग की जाएगी ताकि बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को रोजगार मिल सके। बैठक में चंबा, शिमला, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी और सोलन जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है वो स्कूलों में वोकेशनल सब्जेक्ट के तौर पे शुरू किया जाए। जैसे दूसरे वोकेशनल सब्जेक्ट जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, उसी तर्ज पे जो है वो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट जो है शुरू किया जाए। और प्रदेश के जितने भी लोग हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन में PG कर रखी है उन लोगों को हम संगठित कर रहे हैं और संगठन फोरम में जोड़ने की कोशिश जो है वो हमारी जारी है। एक एजेंडा तैयार करके जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को और जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा ताकि जो है इसके ऊपर जो है आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। चंबा जिला के डलहौजी के सिविल अस्पताल में NHPC कार्यालय बनीखेत की ओर से निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत भवन का नवीनीकरण का कार्य करवाया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य अभियंता VK वर्मा ने नवीनीकृत चिकित्सा भवन को अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन के सुपुर्द किया। इस कार्य में कुल 2,65,053 रुपए खर्च हुए हैं। इस मौके पर SDM डलहौजी मलोक सिंह व NHPC के अधिकारी उपस्थित थे। कुल्लू में आयोजित महिला मोर्चे के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अभ्यास प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री वीरभद्र के ऊपर तंज कसते हुए धूमल ने कहा कि वीरभद्र बदला बदली की भावना से काम कर रहे हैं और इसमें वे इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि इस्तीफा किस बात का दिया जाता है। धूमल ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें नोटिस दिया है जिस पर पहले वेरिफिकेशन की जाएगी कि मुकदमा आगे चलेगा या नहीं।
कुल्लू में आयोजित 3 दिवसीय भाजपा महिला मोर्चा की राज्य स्तरीय अभ्यास प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। धूमल ने सरकार की निंदा करते हुए कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि इस राज्य को कोई सरकार चला रही है, क्योंकि इस सरकार के विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और मंत्री एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है, सरकार महंगाई भत्ता दे पाने में भी नाकाम रही है और सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से डूबी हुई है। वीरभद्र सिंह जी जो बात हम कहते हैं कि बदला बदली की भावना से काम कर रहे हैं और इसमें इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको पता नहीं लगता कि इस्तीफा किस बात पे दिया जाता है। अभी तो कोर्ट ने नोटिस दिया है और ये वेरिफिकेशन होगी कि झूठा मुकदमा चल भी सकता है कि नहीं। तो जिस मुकदमे को चलाने का भी अभी कॉग्निजेंस कोर्ट ने नहीं लिया है, उस पर वो इस्तीफा मांग रहे हैं। वास्तव में वो खुद इतने उलझे हुए हैं कि बदले की भावना से इस तरह की मांग कर रहे हैं। मैं उसको इस बात को उत्तर योग्य देने भी नहीं समझता। आज जो स्थिति बनी हुई है, इनके विधायक समितियों से इस्तीफा दे रहे हैं, इनके मंत्रिमंडल की बैठक में झगड़ रहे हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है, वो कोई सरकार होती है क्या? इसलिए सरकार नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं है। प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रितु सेठी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि इस अभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें भाजपा की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न अभियानों के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाती है। इस तरह से हमने लोकसभा के चुनाव से पहले अपने महिलाओं को हमने सशक्त और सुदृढ़ करने के लिए कुछ टिप्स दिए थे। क्यों ना हम कार्य समिति बैठक की बजाय इस बार हम प्रदेश स्तर का अभ्यास वर्ग करें और उसमें हम राष्ट्र की तरफ से अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा को और कुछ राष्ट्र के नेताओं को भी बुलाएं, ताकि वो अलग अलग विषय के ऊपर, चाहे वो भाजपा की कार्य पद्धति है या वो जनसंघ, भाजपा विकास यात्रा है या सांस्कृतिक धरोहर एवं महिला परिप्रेक्ष्य है और राजनीति में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, यहाँ इस अभ्यास वर्ग में जो हमारा 3 दिवसीय चला। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। हमीरपुर के महादेव शिव मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा का रविवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद ब्यास नदी के तट पर धूमधाम से विसर्जन किया गया। रविवार को दोपहर के समय शिव मंदिर में गणेश विसर्जन यात्रा का शुभारंभ किया गया और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। सायं के समय ये यात्रा नदौन ब्यास नदी के पतन तट पर पहुंची और गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। हमीरपुर के महादेव शिव मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा का रविवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद व्यास नदी के पतन तट पर धूमधाम से विसर्जन किया गया। रविवार को दोपहर के समय शिव मंदिर से गणेश विसर्जन यात्रा का शुभारंभ हुआ। शहर के समस्त बाजारों से होते हुए सायं के समय ये यात्रा नदौन व्यास नदी के तट पर पहुंची। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु ढोल नगाड़े सहित नाचते गाते चल रहे थे तथा आने जाने वाले लोगों को लाल गुलाल लगा रहे थे। शिव मंदिर के सेवक ने बताया, शहर के समस्त बाजारों से होते हुए सायं के समय ये यात्रा नदौन व्यास नदी के तट पर पहुंची। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़े सहित नाचते हुए गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। नदौन में ब्यास नदी में किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इतना रश है कि क्या बोल सकते हैं कि भक्तों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं काफ़ी उत्साहित है, तो हम सभी भी बहुत उत्साहित हैं। ये जो गणपति जी का उत्सव है, ये सार्वजनिक कल्याणम एवं समृद्धि हेतु करवाया जा रहा है। इस साल ये तीसरा गणेश उत्सव है जो शिव मंदिर हमीरपुर में मनाया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए नदौन से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। हिमाचल के सेब बहुल इलाके में लगातार 72 घंटे तक कुदरत का कहर चलता रहा, जिस कारण तूफान से सेब की तैयार फसल बर्बाद हो गई। इस तूफान की जद में 100 से अधिक गांव आए और करीब 150 करोड़ का सेब नष्ट हो गया।
लोग हताश और निराश हैं और वहां की स्थिति से बेखबर सरकार और प्रशासन से मदद की दरकार कर रहे हैं। भारी बारिश ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ का जो कहर बरपा, वहीं शिमला जिले के ऊंचाई वाले सेब बहुलक इलाकों में लगातार 72 घंटों तक कुदरत का कहर चलता रहा, जिसके चलते सेब की तैयार फसलें पेड़ों से झड़ गई। उप तहसील ननखरी के अड्डू गांव में 50 वर्षों में पहली बार इतनी बम्पर फसल थी कि बागवान खुश थे, लेकिन कुदरत की नजर इस कदर पड़ी कि संभलने का मौका भी नहीं मिला। हालात ये है कि झड़े हुए सेबों से जमीन लाल हो गई है। सैकड़ों सेब के पौधे तूफान में जड़ से ही उखड़ गए हैं। अधिक बारिश के कारण संपर्क सड़कों की दशा बद से बदतर हो गई है। ऐसे में वाहन चलाना तो दूर, लोगों को पैदल चलने में भी दिक्कत आ रही है। बागवानों का कहना है कि सरकार मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीद केंद्र गाँव में खोले ताकि लोग इन केंद्रों में जाकर सेब बेच सके। सरकार के प्रति बागवानों में खासा रोष देखने को मिला। सुरेश खूंदड्डू से बोल रहा हूँ। आसमानी आपके सामने आसमानी बिजली भी गिर रही है। हमारे तो यहाँ से 4 दिन लगभग हो गए, आज 72 घंटे के लगभग। तो हमारा जो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें ज़्यादा हवा आ गई है। हवा इतनी आई कि जिससे कि लोगों का रोटी के भी इस बार मेरे ख्याल भगवान ने नहीं दिया। जो फसल थी वो ख़त्म। अब मेरे हिसाब से तो झार पेटी का बगीचा था, मेरी समझ से झार पेटी में से 101 पेटी बचा हुआ है। बाकी सब ड्रॉप माल उठा के मशीनों पर ले जा रहे हैं। गोरखों से कहीं HPMC को दे रहे हैं, कुछ चौधरी को दे रहे हैं। सारा माल उठा के इतना नुकसान हो गया, पेड़ भी गिर गए। हमारे सेब के जो पेड़ है 8-9 पेड़ गिर चुके हैं। यहाँ पे टाने इतने टूट गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो बागवानों को नुकसान हुआ है वो एक मूल्यांकन के मुताबिक 100 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है और लोग यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं और लोगों को ना ही यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई सुविधा दी गई है। जैसे यहाँ पे काउंटर खोले जाते थे HPMC की तरफ से, और ये स्टेशन पे कुछ नहीं है। हमारी पहली रिक्वायरमेंट यही है रहेगी इस क्षेत्र के लिए, सरकार हर स्टेशन पे काउंटर खोले ताकि लोग जो अपने से वहाँ पे आसानी से पहुँचा सके और उनको आर्थिक लाभ मिल सके। खूंद गाँव अड्डू का निवासी हूँ मैं। इस वर्ष मेरी उम्र लगभग 70 साल है। 50 साल से हम जो है सेब को पैदा करते जा रहे। इतनी बम्पर क्रॉप मैंने 50 वर्षों में नहीं देखी जितनी साल हुई थी। क्या करे, कुदरत ने ऐसा तूफान लाया कि 72 घंटे जो है, जिससे कि पतझड़ एक भी दाना जो है पौधों में नहीं रहा। हम सरकार से अनुरोध करते कि सरकार कुछ इसकी मदद करे और जो झड़ा हुआ सेब है उसके लिए जो है तुरंत HPMC का जो है सेंटर जवाड़ा है उसके लिए यहाँ डेपुटेशन किया जाए ताकि। कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजलाल ने बताया कि वो सरकार से इस बारे में बात करेंगे और लोगों की सुविधा के लिए सरकारी सेब क्रय केंद्र खोलने की मांग करेंगे ताकि लोग वहां पर जाकर अपनी फसल बेच सकें। जिला शिमला के सब तहसील ननखड़ी में अड्डू पंचायत तथा इसके साथ लगती हुई 2-3 पंचायतों में लगभग 72 घंटे से तेज तूफान आने की वजह से लोगों की जो सेबों की बम्पर क्रॉप थी वो सारी का सारी झड़ गई, जिससे लगभग 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। मैं खासकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी तथा प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्दी जो गिरे पड़े सेब है उनको अड्डू तथा साथ लगती पंचायतों में और अतिरिक्त सेब क्रय केंद्र खोले जाए। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट। धर्मकोट से 8 किलोमीटर दूर त्रियुंड के पास अरण नामक स्थान पर एक रशियन साधु पत्थर के नीचे बनी गुफा में बिना दस्तावेजों के पकड़ा गया है। ये विदेशी यहाँ पर करीब 20 सालों से रह रहा था। समुद्र तल से 27 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस गुफा में साधु ने साजो सामान तैयार कर उसे अपना घर बना लिया था। 4 सितंबर की रात को तिशन दामित्री नामक इस व्यक्ति को बिना वीजा और पासपोर्ट के गिरफ्तार किया गया।
धर्मकोट से 8 किलोमीटर दूर त्रियुंड के पास अरण्य नामक स्थान पर एक रशियन साधु पत्थर के नीचे बनी गुफा में बिना दस्तावेजों के पकड़ा गया है। ये प्राकृतिक गुफा त्रियुंड के पास एक नाले से 300 मीटर नीचे संकरे रास्ते में है। आमतौर पर इस गुफा को देख पाना संभव नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एकांत स्थल में रह रहा ये विदेशी साधु यहाँ बिना दस्तावेजों के करीब 20 सालों से रह रहा था, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सीआईडी और पुलिस ने 4 सितंबर की रात को 57 वर्षीय तिशिन दामित्री रशियन को बिना वीजा और पासपोर्ट के गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। जिला कांगड़ा पुलिस प्रवक्ता शिव कुमार ने कहा कि 4 सितंबर की रात को तिशिन दामित्री को बिना वीजा और पासपोर्ट के गिरफ्तार किया गया है। मैक्लोडगंज के अंतर्गत 4 तारीख को एक रशियन है जिसका नाम तिशिन दामित्री है, 57 ईयर्स ओल्ड। इसको बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के ये मैक्लोडगंज एरिया में घूमता हुआ पाया गया, तो इसको जो है मैक्लोडगंज पुलिस स्टेशन में 4 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। इसके अगेंस्ट जो है फॉरेनर्स एक्ट में केस दर्ज किया गया है और इसको पिछले कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था और 2 दिन के पुलिस रिमांड पे है और इस केस में अन्वेषण जारी है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। जिला हमीरपुर के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परोल में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हमीरपुर एपीएमसी के चेयरमैन एवं कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने किया। इस प्रतियोगिता में जिला के 5 स्कूल भाग ले रहे हैं। जिला हमीरपुर के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परोल में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ हमीरपुर एपीएमसी के चेयरमैन एवं कांग्रेसी नेता प्रेम कौशल ने किया। प्रेम कौशल ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए और खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। प्रेम कौशल ने कहा कि देश को अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है। उन्होंने अध्यापकों से आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ एक संपूर्ण नागरिक बनाने का प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में देश की आन और शान में बच्चे अपना योगदान दे सके। देश को अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है, समर्पित नागरिकों की आवश्यकता है, संवेदनशील नागरिकों की आवश्यकता है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी खेल की जो गतिविधियाँ हैं उनके साथ साथ एक संपूर्ण नागरिक बनने का प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में देश के निर्माण में, देश की तरक्की में, देश की समृद्धि में ये बच्चे अपना योगदान दे सकें। सिटी चैनल के लिए नादौन से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। राजधानी शिमला के होटल हॉलिडे होम में लायनस क्लब शिमला की ओर से स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लायनस क्लब की अध्यक्षा सविता कोहली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर शैंटी कपूर को लायनस क्लब की अध्यक्षा चुना गया। शैंटी कपूर ने बताया कि इस समारोह में लायनस क्लब की ओर से एक मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की को दवाइयां दी गई और एक महिला को रोजगार चलाने के लिए सिलाई मशीन भी दी गई। आज हमारी इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, जिसमें हमारी पूरी टीम को वो इंस्टॉल करते हैं। दिल्ली से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, उनकी टीम आई है सारी, और हर शहर में जैसे सोलन में, शिमला में हमारा लायनस क्लब है और वो आकर इस टीम को इंस्टॉल करते हैं। इससे ये 1 साल के लिए होता है और इसमें 8 से 10 मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पीआरओ, टेमर, टेल ट्विस्टर, ऐसे करके 10 मेंबर्स की टीम होती है जो पूरा साल अपना काम करती है। आज हमने एक मानसिक रोग से पीड़ित लड़के को दवाइयाँ देनी है और एक सिलाई मशीन दे रहे हैं। जो एक लेडी है वो किसी स्कूल में खाना बनाती है, तो उसके रोज़गार के लिए उसके हस्बैंड नहीं है, ताकि उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। कंडाघाट के तहत पड़ने वाले बाशा गांव के लोगों की गांव के लिए लंबे समय से चली आ रही बस चलाने की मांग पूरी हो गई है। सोमवार को मार्केट कमेटी सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने एचआरटीसी की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मार्ग पर बस के चलने से लगभग 8 गांव के लोगों को बस सुविधा का लाभ मिलेगा। गांव में बस के चलने से क्षेत्र के लोग काफी खुश हैं।
कंडाघाट के तहत पड़ने वाले बाशा गांव के लिए सोमवार को मार्केट कमेटी सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर द्वारा एचआरटीसी की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मार्ग पर बस सेवा न होने के कारण स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों को कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता था। बस सेवा न होने के कारण गांव के लोगों सहित क्षेत्र के किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गांव के लोग इस मार्ग पर बस चलाने को लेकर कई बार पूर्व सरकार व वर्तमान सरकार से भी मिले, जिसके चलते सोमवार को इस मार्ग पर एचआरटीसी बस चलाई गई। मार्केट कमेटी सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने कहा कि कर्नल धनीराम शांडिल व प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा बाशा गांव के लिए दी गई एचआरटीसी बस को लेकर गांव के लोगों ने आभार जताया है। बस चली है शिमला टू बाशा, इन लोगों की बहुत पुरानी मांग थी और ये माननीय शांडिल साहब और माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से इस बस को चलाया जा रहा है। इसमें तकरीबन कुछ 7 किलोमीटर की लेंथ यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं ये शिमला बाशा तकरीबन कोई 22 किलोमीटर की इसकी रोज की 2 ट्रिपें लगाएगी। सुबह 9 बजे, शाम 4 बजे और नाइट हॉल्ट इसका शिमला होगा। इस बस के चलने से यहाँ के जो जिम्मेदार है, जिनका दूध का, सब्जी का और यहाँ जो बच्चे हमारे टीचर हैं, अभी यहाँ इनका हाई स्कूल हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को फायदा होगा। बड़ी पुरानी इनकी मांग थी और बहुत दिनों से इनको दिक्कत थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी और माननीय शांडिल साहब का बहुत इन लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा राज्य भाषा पखवाड़ा के अंतर्गत अंतर विद्यालय वाद विवाद, निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 25 स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिमला के बचत भवन में सोमवार को राजभाषा पखवाड़े के अंतर्गत अंतर विद्यालय वाद विवाद, निबंध लेखन व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 25 स्कूलों के लगभग 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव डीसी राणा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। क्योंकि वो इंग्लिश की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उनकी आप देखें, वो किसी भी एरिया में देखें, चाहे वो इंडस्ट्री में देखें, मेडिकल साइंस में देखें, किसी भी टेक्नोलॉजी में देखें, वो सबसे आगे है। उसका एक बड़ा मुझे जो कारण स्पष्ट नजर आया कि हर आदमी जो है उसकी जो सोच है वो उसकी मदर टंग में आती है। हम भी कभी कुछ नया सोचे, कुछ क्रिएटिव सोचे, कुछ नया आइडिया सोचे और हमारी मदर टंग में ही हो सकती है, वो अंग्रेजी में नहीं हो सकती। आप ये सोचें कि हम हिंदी बोलते हैं और मैं इंग्लिश में कुछ नया क्रिएटिव सोचूंगा, आप सोच भी लेंगे, उसको आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, आप उसको एक क्रिएटिव शेप नहीं दे पाओगे। तो अपनी जो हमारी मदर टंग है वो हमारी बेसिक है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। यदि हम उससे दूर जाएंगे तो हम अपने आप से दूर जाएंगे। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने हिंदी भाषा के महत्व पर अपने अपने विचार रखे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संविधानता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान की धारा 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। धारा 351 के अनुसार सरकार पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वह को इस प्रकार विकसित करे कि भारत की संशिष्ट संस्कृति की बात बन जाए। ड्राइवर, सब्जियां बेचने वाले लोग, सुपरमार्केट के कर्मचारी, सोनिया कपड़े की दुकान वाले लोग सब हिंदी बोलते और समझते हैं। श्रीलंका में तो पुलिस, अस्पताल, हवाई अड्डे और डाकखाने जैसे सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। बहुत सी विदेशी महिलाएं जो गृहिणियां हैं, वे भी खाली समय में हिंदी लिखना, बोलना और पढ़ना सीखना चाहती हैं। इस मौके पर जिला भाषा अधिकारी त्रिलोक सूर्यवंशी ने बताया कि भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा राजभाषा पखवाड़े के अंतर्गत इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि भाषा एवं संस्कृति विभाग का उद्देश्य राजभाषा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना है। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला शिमला द्वारा राजभाषा पखवाड़ा के अंतर्गत स्कूली जितनी भी शिमला स्थित अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें लगभग शिमला के 25 स्कूलों के 125 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। पहले सत्र में निबंध
प्रश्नोत्तरी लिखते प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और दूसरे सत्र में वाद विवाद प्रतियोगिता का। हमारा उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक हमारी राजभाषा हिंदी का प्रयोग करें और इसके लिए हम दबाव तो नहीं डाल सकते, लेकिन अधिक से अधिक बच्चों को और कार्यालय में जाकर कर्मचारियों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपनी राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। सिरजान के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। अर्की खंड की 21वीं खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता राजकीय आदर्श प्राथमिक पाठशाला कुनिहार में संपन्न हुई। 2 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में 7 खंडों की 80 पाठशालाओं के 450 लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। समापन समारोह में हाटकोट पंचायत के प्रधान व प्रदेश पशुशाला विभाग के निदेशक राजेंद्र ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अर्की खंड की 21वीं खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता राजकीय आदर्श प्राथमिक पाठशाला कुनिहार में संपन्न हो गई। 2 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में 7 खंडों की 80 पाठशालाओं के 450 लड़के और लड़कियों ने भाग लिया, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मुख्य अतिथि को खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट की सलामी भी दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी मनीराम गर्ग ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि राजेंद्र ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बच्चों में संस्कारों का होना आवश्यक है ताकि वे अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करना सीख सके। उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए 10,000 रुपए भी प्रदान किए। अच्छे संस्कार खुद में प्रवेश करें, डालें। जो आपके गुरु है, टीचर, उनका बहुत ही आदर सम्मान करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। इससे बड़ी और कोई भी चीज़ नहीं है। मैं नहीं समझ सकता कि जिस बच्चे में ये गुण है उसको अन्य किसी भी डिग्री की कोई जरूरत होती होगी। आज का जो हमारा युग है, ये कंपटीशन का ज़माना है। चाहे वो आपका खिलाड़ियों की फील्ड हो, चाहे फिर वो आपका किसी कैरियर की फील्ड हो, चाहे वो राजनीति की फील्ड हो। इतनी प्रतिस्पर्धा है कि एक एक कुर्सी पर 3-3 बंदे चिपकने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप जिस भी फील्ड में जाएं, बहुत ही जोर लगाकर और मेहनत करके उस कुर्सी को या जो भी आपका स्थान है उस तक पहुंचने की मेहनत करके, लगन से कोशिश करके अपनी सफलता हासिल करें। सिरजान के लिए कुनिहार से अजीत कौशल के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं हिमाचल योजना आयोग के उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने आज सोलन क्षेत्रीय अस्पताल का दौरा किया। मुसाफिर विगत रात्रि सिरमौर जिला में टक्कर हुई दुर्घटना में घायलों से मिलने सोलन क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल का दौरा किया और घायलों से बातचीत की। मुसाफिर ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को भी गहरी संवेदना प्रकट की। सोलन जिला के साथ लगते क्षेत्र टिक्कर के निकट विगत रात्रि एक पिकअप जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 2 को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, वहीं 3 को सोलन अस्पताल लाया गया, जहां 2 को मामूली चोटें होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति का उपचार सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं हिमाचल योजना आयोग के उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल का दौरा किया और इस घटना में घायलों से बातचीत की। गंगूराम मुसाफिर ने कहा कि जीप सराहा मेले से वापस आ रही थी कि रास्ते में टिक्कर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्होंने दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। टिक्कर गांव के पास वो पिकअप जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है और 2 पीजीआई को रेफर किए हैं, बाकी उपचाराधीन हैं। मुझे इस दुर्घटना का बहुत दुख है और मैं जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी आत्माओं को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सिरजान के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन में जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी जरूरतमंद एवं गरीब व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कृत संकल्प है और प्रदेश के सभी जिलों के कार्यकारिणी नीतियों को कार्यक्रम की समीक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है
ताकि इसके लाभ सभी तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदेश की प्राथमिकताएं हैं। सोलन में जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की। शांडिल ने जिला के अधिकारियों से आह्वान किया कि वे लक्ष्यों को समय पर पूरा करें और नीतियों और कार्यक्रमों के लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग लक्ष्यों के अनुरूप सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आपस में तालमेल बनाकर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें। धनीराम शांडिल ने कहा कि जन कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने सुझावों के माध्यम से प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को और मजबूत बनाने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा जिला प्रशासन को समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और अधिक समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए। रात दिन खड़े होते हैं और कभी कभी मैं समझता हूँ कि चीज़ें हमारे पास कम होती हैं, पेशेंट ज़्यादा होते हैं, दुख ज़्यादा होते हैं, उसके लिए सुविधाएं कम होती हैं, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और कभी भी आप जनता का जो पॉइंट आता है उसमें उन तक चाहे सीएमओ साहब के माध्यम से चाहे डॉक्टरों के माध्यम से आप तक सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही है कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रेशर है, उसके बावजूद डॉक्टर्स आर डूइंग देयर गुड जॉब। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में सोलन जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत 10 करोड़ 36 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन से डमरोग सड़क की हालत अवैध निर्माण के चलते दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। सड़कों पर गाड़ी से आना जाना तो दूर, पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है। सड़कों के किनारे बनी नालियां बंद पड़ी है, जिसे देखकर लगता है कि उन्हें कई वर्षों से साफ तक नहीं किया गया। आज लोगों के सब्र का बांध टूट गया और सभी एकत्र होकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए, ताकि जिला प्रशासन को उन्हें पेश आ रही दिक्कतों की वास्तविकता का एहसास हो सके और उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल हो सके। सोलन से डमरोग सड़क की हालत अवैध निर्माण के चलते दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। सड़कों पर गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है। वहीं सड़कों के किनारे बनी नालियां भी बंद पड़ी है, जिसकी वजह से नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और उनमें खड़ा पानी आने जाने वालों की मुश्किलें और बढ़ाता है। इसके बारे में लोगों ने समय समय पर जिला प्रशासन को अवगत भी कराया, लेकिन नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता ही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इस बारे में उपायुक्त सोलन को भी कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन वहां से भी सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। आज लोगों के सब्र का बांध टूट गया और सभी एकत्र होकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए, ताकि जिला प्रशासन को उन्हें पेश आ रही दिक्कतों की वास्तविकता का एहसास हो सके और उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल हो। धरने पर बैठे स्थानीय निवासियों का कहना है कि अवैध निर्माण की वजह से सड़कों की हालत बिगड़ती जा रही है और विभाग द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि विभाग को इस बारे में कई बार अवगत भी करवाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग आंखें मूंदे बैठा है, इसलिए आज वे धरने पर बैठने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा तो वे सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। आजकल रोड का ये हाल है कि आपको ये पता नहीं रोड है कि नहीं, दोनों साइड घास उगा हुआ है, सड़क का कोई पता नहीं लगता है। अच्छा, इसमें इतने वाहन चलते हैं, ये अपने क्या नाम स्कूल की बस चलती है, स्कूल की वैन चलती है और प्राइवेट बस चलती है, गाड़ियाँ चलती हैं। आजकल लोगों का सीजन चला हुआ है, तो कभी भी हम बस में जाते हैं, हमारे को ये एतबार नहीं भी हम घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। हम कई बार प्रशासन से मिल चुके हैं, PWD से मिल चुके हैं, हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। इतना बुरा हाल है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, PWD से मांग करते हैं कि आप वैसे तो नक्शा पास करते हैं, वो नक्शे पास करते हैं, जगह छुड़ाते हैं। कहाँ छुड़ाते हैं आप जगह ये छुड़ाते हैं गरीब आदमियों से। और हम जो धरना दे रहे हैं, अभी तो हम धरना दे के इनको सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसके बाद हम रोड ब्लॉक कर देंगे। ये जिम्मेवारी भी प्रशासन की होगी। यहाँ पर इस सड़क की हालत इतनी खतरनाक है। अब एक दिन पीछे बच्चों की स्कूल की बस
नीचे गिरने से बची। उसमें दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर रोड़ियाँ जो भी मटेरियल आता है वो सड़कों में उतारा जाता है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री धूमल व सांसद अनुराग से मांगे गए इस्तीफे से परिवहन मंत्री जीएस बाली नाखुश दिखे। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में पूछे गए बयान पर जीएस बाली ने कहा कि अनुराग व धूमल से इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन उनके हिसाब से मामला कोर्ट के अधीन है और इसे राजनीतिक रूप देना ठीक नहीं है। देखिए, इसमें बड़ा सीधा है कि सबको ABCD कोई भी हो, उनको कोर्ट के जो आदेश है उनका सम्मान करना चाहिए और कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसका पालन होना चाहिए। और जो भी केस सब जुडिस है, चाहे वो केस A है चाहे B है, उसके बारे में हम लोग कम से कम चर्चा करें, ये बेहतर है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस के स्टेटमेंट आया था रेजिग्नेशन का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट पढ़ी है। हमारी पार्टी जो हमारे पार्टी के वो नेता हैं, उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उन्होंने हमारे इज अवर चीफ मिनिस्टर। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। संत निरंकारी मिशन द्वारा बेमलोई चौक स्थित सत्संग भवन में परम पूज्य निरंकारी राजमाता का श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को देश व विदेशों के सभी ब्रांचों में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। निरंकारी राजमाता ने 84 वर्ष की आयु में शुक्रवार 29 अगस्त 2014 को अपना नश्वर शरीर त्यागा था। निरंकारी राजमाता ने 8 वर्ष की आयु में ही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त की। निरंकारी राजमाता सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में संत निरंकारी मंडल द्वारा निरंकारी राजमाता जी के परोपकारी जीवन पर विशेष रूप से तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल।